अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इन द नेम ऑफ अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है स्टैक्योमेट्री। हाँ, इस स्टैक्योमेट्री को समझने से पहले थोड़ा मैं आपको केमिकल इक्वेशन का बताऊंगा। केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ होती है। देखें, ये मेरे पास है H2 प्लस O2, ये रिएक्ट किया, बना किया वाटर। ये केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है। यहाँ पे अब हम लोग इसको अगर बैलेंस करेंगे तो दोनों साइडों पे नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन पे 2 है, या 2 है, या 1 है, तो इसको मैं अगर 2 कर देता हूँ तो ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्ट किया तो बन गया वाटर। अब ये हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन के कुछ ड्रॉबैक हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ड्रॉबैक्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन। पहला ड्रॉबैक क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। अब हमें नहीं पता कि ये किस स्पीड में ये रिएक्शन हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, नो डाउट हमें पता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, लेकिन इस इक्वेशन से तो हमें नहीं पता चल रहा कि हाइड्रोजन क्या चीज है। तो ये फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। इसी तरह इससे हमें रिएक्शन में टाइम कितना लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इस केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती। तो ये क्या होगा? doesn't information for time completion। ये टाइम कंप्लीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है। अगर उसकी हम काइनेटिक्स की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, इसके हमें इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसी तरह इसकी फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट, रिएक्टेंट किस स्टेट में है, प्रोडक्ट किस स्टेट में है, इसके बारे में ये इससे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब इन बेसिस पे जो केमिकल इक्वेशन के कुछ ड्रॉबैक्स आए हैं, अब इसमें हमें कितने क्वांटिटी ले रही है किस चीज की, रिएक्टेंट्स की, और कितनी क्वांटिटी जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स की बन रही है, इसके बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करती। तो बाज़ औक़ात हम ऐसे जो केमिकल इक्वेशन है, हम ऐसे रिएक्शंस के लिए भी लिख सकते हैं जो एक्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी रियल फॉर्म में उनका रिएक्शन जो है वो होता ही नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए भी हम केमिकल इक्वेशन पुट कर सकते हैं। कैन बी रिटन फॉर दोज रिएक्शंस that doesn't occur in nature, जो नेचर में लाई भी नहीं करते, हम ऐसे रिएक्शंस के लिए भी केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द ड्रॉबैक्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन।
अब इनकी बेस पे ही हमने देखा कि स्टैक्योमेट्री ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग है। केमिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे हमें कितनी प्रोडक्ट बनानी है, तो उसके लिए हमें कितने रिएक्टेंट्स की अमाउंट चाहिए, और वो सारा इसी के ऊपर बेस कर रहा है जितनी हमारी केमिकल इक्वेशंस है। तो अब कितने किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी सब्सटेंस के में कितनी प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो ये कौन बताता है? स्टैक्योमेट्री। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो ये क्या बनता है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that tells us the quantitative relationship between the reactants and products by balanced chemical equation। इसमें हम इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस रखेंगे। अगर इक्वेशन हमारे पास बैलेंस नहीं है तो ये हमारा जो रिएक्शन स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस को हम फॉलो नहीं करेंगे। अब इसी के साथ इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। कहेगा राइट डाउन द अजम्पशंस ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। ये क्या है कि अगर हमने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, साथ आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। यानी कोई भी आपने केमिकल रिएक्शन लिखना है तो उसकी जो आप इक्वेशन लिखेंगे उसको किस फॉर्म में लिखना है? बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताएगा वो स्टैक्योमेट्री है। मीट्री का वर्ड आपको हमेशा किस चीज के बारे में बताता है? मेजरमेंट। हम क्या देख रहे हैं? स्टैक्यो का मतलब बेसिकली क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट की मेजरमेंट, यानी कोई भी हमने सब्सटेंस लिया है, कोई भी हमारे पास रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो क्वांटिटी है मैटर की, यानी रिएक्टेंट्स कितनी अमाउंट में रिएक्ट करके कितनी अमाउंट क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट की दे रही है। तो ये हमारा था क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट बात जो लिखने जा रहा हूँ वो हमारे पास है बेसिक अजम्पशंस। बेसिक अजम्पशन यानी कोई भी हमने काम करना है उससे पहले हमने क्या बनाना है? मफरूजा बनाते हैं कि ये अगर आप करेंगे तो तब ये वाला प्रोसेस जो है वो ठीक होगा, ये अगर ये वाली कंडीशन आप नहीं लगाते तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है किसी भी क्लास के अंदर, तो अब वहां पे अगर वो पूरा साल जो है वो अटेंडेंस पूरी नहीं करता, क्लास में जाता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, तो अब मुझे बताएं उसका रिजल्ट फ्रूटफुल होगा? कभी भी नहीं होगा। अब कोई भी जो आपकी यूनिवर्सिटी है या कोई भी इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट को एडमिशन देती है तो वो कुछ कंडीशन पुट करती है। क्या? अटेंडेंस पूरी करनी चाहिए सबसे पहली बात। जब बच्चा इनरोल होने के बाद क्लास में जाएगा, वो क्लास में बैठेगा, लेक्चर लेगा, तो फिर उसको पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ना है, पेपर कैसे होता है, उसका तरीका क्या है। फिर उसी तरह उसके टेस्ट देता है और टेस्ट देने के बाद फाइनल बोर्ड के रिजल्ट में वो तभी सिक्योर अच्छे नंबर कर पाएगा जब वो बोर्ड का पेपर भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। तो अगर ये सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो उसके बाद अब बच्चे का कसूर होगा या बच्चे के फॉल्ट को समझा जाएगा, स्टूडेंट के फॉल्ट को समझा जाएगा कि वो उसने काम नहीं किया। अब हम क्या करें? उसी के साथ एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो एक फेल भी हो रहा होता है जो क्लास में, और एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो टॉप भी कर रहा होता है। तो वो कॉलेज के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए एक जवाब होता है कि उसी को तो उसको भी हमने पढ़ाया, उसको भी हमने पढ़ाया, फॉल्ट क्या है? बच्चे का। ये क्या है? एक मैं बेसिक अजम्पशन दे रहा हूँ कि अच्छे रिजल्ट के लिए आपको डेली बेस पे काम करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर लेक्चर देना पड़ेगा, फिर आप रिजल्ट ले सकते हैं, वरना नहीं।
तो इसी तरह ये बेसिक अजम्पशन, अगर आपने स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए, या स्टैक्योमेट्रिक रिएक्शन करना है तो उसके लिए भी कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। नंबर 1 क्या है, ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। ये नहीं है कि कुछ अगर रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, फिर स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं होगी। दूसरा क्या है, इसी के साथ नो साइड रिएक्शन अगर, नो साइड रिएक्शन अगर, इस पॉइंट को बड़ा समझने के लिए आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। यानी पहली बात, तमाम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना होना चाहिए, ये पहली हमारी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, पढ़े, लेकिन अगर आप मौजूद यहाँ पे हैं लेकिन आपका माइंड, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी सीन को याद करके बैठे, आज सर्दी है तो आपको कोई रेस्टोरेंट का ख्याल आ रहा है, आज इसी तरह आप किसी ट्रिप पे गए तो वहाँ पे कोई आपको सीन अच्छा लगा तो आपने वो पिक कर लिया। ये डिफरेंट स्टूडेंट की कैटेगरीज होती हैं। कोई यहाँ माइंड में टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसके माइंड में खाला की बेटी होती है, कोई और चीज आ जाती है। इसी तरह अब वो स्टूडेंट अगर जाके किसी जगह पे ये कहे कि मैं समझ रहा था मुझे समझ नहीं आई, तो उसमें फॉल्ट मेरा होगा? नहीं, स्टूडेंट को होगा। क्यों? उसने रिएक्शन, यानी उसका इंटरेस्ट मेरी तरफ था ही नहीं, उसका माइंड फिजिकली वो जहाँ पे बैठा था लेकिन उसका माइंड किसी सीन की तरफ चल रहा था। ये क्या है? साइड रिएक्शन है। समझ आ रही है? अगर साइड रिएक्शन हो गया तो फिर स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं है। तो इसलिए अगर आप फाइनल रिजल्ट लेना चाहते हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट लेना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका अच्छा समझना चाहते हैं, तो आपको सारी कंसंट्रेशन किस तरफ ऑन करनी चाहिए? इस सिस्टम की तरफ जिसको आप सुन रहे हैं। और अगर आप इस सिस्टम की बजाय अंदर ही अंदर कहीं और लाइन मिला दी, किसी और का सिग्नल पकड़ लिया जो आपके माइंड में कैच कर गया, मेरे सिग्नल की बजाय किसी और का सिग्नल कैच कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप साइड प्रोसेस पे हैं, इस प्रोसेस के साथ नहीं है, फिर आपको समझ नहीं आई। ये पार्ट क्लियर हो गया? नो साइड रिएक्शन अगर, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर साइड रिएक्शन है तो फिर स्टैक्योमेट्रिक कोई नहीं होगी। उसके साथ ही आगे है ड्यूरिंग स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कौन से लॉ ओबे होने चाहिए? लॉ ऑफ conservation of mass and definite proportion must be obeyed। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करना चाहिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या चीज है? हमने ये पॉइंट आपको पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था कि mass can neither be created nor be destroyed, it can be changed from one form to another form। यानी इसमें टोटल जो आपका mass है वो रिएक्टेंट वाली साइड का और प्रोडक्ट वाली साइड का वो क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। एग्जांपल देता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन के साथ मैंने 1 लिखा, इसके साथ भी 1 है और इसका भी 1 है। जब इसका है तो इसका मतलब क्या है? 12 ग्राम। इसका कितना बनेगा? 32 ग्राम। इसके कितने बन रहे हैं? 44 ग्राम। अब देखिए, रिएक्टेंट वाली साइड का जो आपका मास है और प्रोडक्ट वाली साइड का जो मास है वो क्या रहना चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल है तो फिर क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है। और इसी तरह लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसमें भी मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी। H प्लस O2 ये क्या बना देते हैं? H2O। ये H2O कैसे बनेगा? जब हम ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या लेंगे? मास की जो रेशो लेंगे वो क्या होनी चाहिए?
2:16 या 1:8, अगर इस रेशो के साथ ये वाले दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, एक खास डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो कंबाइंड हो रहे हैं, देन वो प्रोडक्ट देंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास तीसरा स्टैकियोमेट्रिक जो अजम्पशन है वो ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। यहाँ पे ये एक पॉइंट और मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो बेसिक अजम्पशन में भी इस चीज को ऐड करते हैं या नोट में भी लिख देते हैं, क्या इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। इक्वेशन जो भी आपने लिखनी है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जिसमें अगर आप स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो अगर स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपने इक्वेशन को बैलेंस नहीं रखेंगे तो जो आपका रिजल्ट होगा वो स्टैकियोमेट्रिक लॉज को ओबे नहीं करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं। जी नेक्स्ट इससे स्टैकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स की पॉइंट को हम स्टडी करेंगे। रिलेशनशिप, इसमें पहला रिलेशनशिप है मास मोल रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी एक सब्सटेंस का हमें मास गिवन है, तो हम अदर सब्सटेंस का मास क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाली साइड पे मोल्स गिवन है, तो हम दूसरे सब्सटेंस अदर सब्सटेंस का क्या या अदर कंपोनेंट का हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोल या मास फाइंड कर सकते हैं। दूसरा रिलेशनशिप इसमें आता है, ये था मास मोल रिलेशनशिप। दूसरा कौन सा रिलेशनशिप है, वो क्या है, मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप में क्या है कि अगर हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी एक सब्सटेंस के मास गिवन हो, तो हम अदर सब्सटेंस का मास भी डिटरमिन कर सकते हैं। और तीसरा बात जो है वो क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाली साइड पे हमें एक मास गिवन हो, तो हम अदर सब्सटेंस का मास या वॉल्यूम को डिटरमिन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर वॉल्यूम गिवन हो तो हम मास को भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये बोर्ड के पेपर में, और दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। दो शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, पहला है लिमिटेशंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, गिव द बेसिक असम्पशंस ऑफ द स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तीसरा क्या आता है, व्हाट इज स्टैकियोमेट्री, गिव द असम्पशंस, यानी उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और उसके साथ ही स्टैकियोमेट्री के असम्पशन लिखेंगे। और ये एक लॉन्ग आता है, तो लॉन्ग में आप डेफिनेशन लिखेंगे, असम्पशन लिखेंगे और रिलेशनशिप लिखेंगे, और उसके साथ लॉज जो है स्टैकियोमेट्री के उनको थोड़ा सा आपने डेफिनेशंस पुट करनी है, उनकी एग्जांपल लिखनी है, और लास्ट पे रिलेशनशिप्स को जो है वो आपने ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। एक आखिरी पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो क्या है, स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर स्टैकियोमेट्रिक अमाउंट का है। वो स्टैकियोमेट्रिक अमाउंट वो जहरी बात है, मैं अगेन उसी से, ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको मैंने लिखा CO2। अब ये जहरी बात है 1 1 1। अब हमारे पास स्टैकियोमेट्रिक अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा, स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होंगी, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैकियोमेट्रिक अमाउंट। अब किस तरह, इसमें जारी बात है क्या मास बन रहा है 12 ग्राम, इसका कितना बन रहा है 32 ग्राम, और इसका कितना बन रहा है 44 ग्राम। अब देखें दोनों साइडों पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पे अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो मास हमारा क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन स्टैकियोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि ये स्टैकियोमेट्रिक लॉज को ओबे कर रही है। इसी तरह मैं अगर एक लिखता हूँ H2 + O2, ये बन गया H2O। अब अगर तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है,
फिर वो स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन को ओबे नहीं कर रही होगी, स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट नहीं होगी। किस तरह, अगर इसके मैथ्स की बात करें तो ये कितना 18 है, इसकी बात करूं तो वो कितना बन रहा है 32, इसकी बात करूं तो वो कितना बन रहा है 2, ये कितना बन रहा है टोटल 34, जबकि हमारे पास इधर कितना आ रहा है। तो जो अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं रखेंगे तो स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस को आप सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जब हम कहते हैं ना अजम्पशंस, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब जब मैंने बैलेंस किया तो यहाँ पे क्या बन गया 4, टोटल कितना बन गया 36। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बढ़ता है 36। अब ये इक्वेशन जब मैंने उसको बैलेंस किया है, यानी नंबर ऑफ द एटम्स रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ द एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो देन इक्वेशन जो है हमारे पास बैलेंस होती है। और जब भी इक्वेशन आप बैलेंस रखेंगे तो वो स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस को ओबे कर रहा होगा। तो ये हमारा था स्टैक्योमेट्री, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।